अमेरिका का इतना पलड़ा भारी था मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, सराउंडिंग जितने मुल्क हैं ईरान के, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, एयर ऑपरेशंस, हर तरह से उनकी मिलिट्री कोई जो आर्सेनल था वो कहीं ओवरवेलमिंग था ईरान की निस्बत। लेकिन जो पिछले तकरीबन 7-8 दिनों में मैं देख रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा अनप्लेजेंट सरप्राइज साबित हुआ अटैक करना। देखिए 20 साल से नेतन्याहू हर आने वाले प्रेसिडेंट को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि आपको हमला कर देना चाहिए ईरान पर, क्योंकि ईरान का मसला ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ईरान खुदा न खास्ता कोई इस इलाके का जिन बना हुआ है, जैसे किसी जमाने में सद्दाम हुसैन को बनाया गया था। तो ये एक हाइप क्रिएट हर आने वाले प्रेसिडेंट के साथ नेतन्याहू करता आ रहा था, लेकिन वो शायद वाइज थे, उन्होंने बात नहीं मानी। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप आके फंस गए हैं। शायद वो जिस तरह खुशामद पसंद करते हैं अपनी तारीफें करवाना, उनकी तारीफ करके शायद उनको ट्रैप किया गया है। लेकिन तारीफें या मैनिफेस्टेशन मिलिट्री का ऑन कार्ड और होता है, लेकिन उन्होंने जो मिस कैलकुलेट किया है वो मेरा ख्याल है ईरान के जो रिजॉल्व और हिम्मत है। ईरान ने देखिए जो डिफेंड किया है वो तो एक ऑब्लिगेटरी है। अमेरिका ने इतनी ज्यादा अपने आप को दुनिया में साबित किया कि हम इनविंसिबल हैं, इनवनरेबल हैं, और इतना ज्यादा कहा कि हम जब नंबर वन मिलिट्री हैं, हम यूं कर देंगे। आपने देखा 2 महीने से जो पोस्टरिंग हो रही थी ईरान के खिलाफ, तो ऐसा लगता था कि वाकई वॉक थ्रू होगा सिर्फ। और शायद इसी तरह की इंप्रेशन प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई गई होगी। लेकिन पहले दिन उन्होंने, मैं तो ये कहूंगा क्विकली, कि टैक्टिक्स उनके फॉल्टी थे, अनफोल्डिंग साउंड नहीं थी। पहले दिन आप लीडरशिप को एलिमिनेट नहीं करते। पहली बात, अगर आप इतना हौसला रखते हैं कि आप एलिमिनेट कर देंगे सारों को चंद दिनों में, तो लीडरशिप को आपको सरवाइव कराना होता है, उसी को आपने सरेंडर कराना होता है, उसी से लोगों की विल टूटती है, उसी ने लोगों को कन्विंस करना होता है कि हम यस। हार गए हैं, हम हथियार फेंक दें। वो तो रही नहीं पर्सनैलिटी। ये नंबर वन फॉल्टी था। नंबर टू, उन्होंने ये क्या किया कि 50 लीडरशिप जो शहीद किए, उनका ख्याल ये था कि हम एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं लीडरशिप का और लोग सड़कों पर आ जाएंगे। लोग सड़कों पर नहीं आए। और अफसोसनाक बात जिससे मैं हैरान हुआ, बल्कि एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर, बुनियादी तौर पर देखिए, जब आप अनफोल्ड करते हैं तो आपका एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है आपने। अब आप देखिए रोजाना की बुनियाद पर प्रेसिडेंट ट्रंप अपना ऑब्जेक्टिव बदल रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं, आया वो न्यूक्लियर चाहते थे कंट्रोल करना, आया वो फुट ऑन ग्राउंड करना चाह रहे हैं, या उनकी नेवी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, या कुर्दों की ऑप्शन करना चाह रहे हैं। एवरी डे वो नए टैक्टिक्स के साथ हैं। दैट शोज द लैक ऑफ क्लैरिटी कि उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स का नहीं पता। दैट शोज कि उनकी कैलकुलेशन उस तरह नहीं गई, और गई इसलिए नहीं है कि ईरान ऑलमोस्ट 10,000 से लेकर 20,000 का जो शाहिद ड्रोन है उसे लॉन्च किया मिडिल ईस्ट पर, खरबों डॉलर की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, स्टैंड स्टिल कर दिया। अरबों डॉलर की मिलिट्री इंडस्ट्री जो इतने अरसे से ग्रो कर रही थी, और जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने ये अड्डे लिए हुए थे कि अगर हम पर हमला होता है आप पर, तो हम आपके दोस्त होंगे, हम आपको बचाएंगे। तो उनको ये नहीं पता था हमारे अरब मुल्कों को या दोस्त ममालिक को कि हम अमेरिका की वजह से ही हम स्ट्राइक का निशाना बनेंगे। एक बात, इतनी माइट होने के बावजूद आप सरप्राइज मिल रहा है उनको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये ऐसा नहीं होता क्रिकेट की, हम सारे इंडिया पाकिस्तान में समझते हैं। मैं क्रिकेट की बात कर देता हूं। अगर किसी बॉलर से विकेटों पर बॉल नहीं लग रही, तो आप अंपायर से ये नहीं करते कि बॉल मेरी लेफ्ट पे निकल रही है, जरा विकेटें इधर कर दे ताकि लग दे। आपने विकेटों का निशाना करना पड़ता है। प्रेसिडेंट ट्रंप रोजाना जैसे फुटबॉल का गोल पोस्ट बदलते हैं ना, कि पोल को शिफ्ट करो क्योंकि मेरे से उधर गोल नहीं हो रहा, अपने गोल बदल रहे हैं। तो इस तरह स्ट्रैटेजी तो नहीं दुनिया मानती। ये वर्ल्ड वॉर में 1 में 2 में अमेरिका ने अपने बहुत ज्यादा नुकसान छुपाए थे, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर थी। आज से 80 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, 90 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। उसमें मीडिया तेज नहीं था, इंटेलिजेंस नहीं थी, सैटेलाइट नहीं से, कम्युनिकेशन नहीं थी। अब दुनिया कहां पहुंच गई, अभी भी वो समझते हैं कि लोगों को शायद समझ नहीं आएगी। अच्छा सर, इसमें मुझे एक चीज़ फरमाइएगा कि अब दो अगर वाकयात मैं आपके सामने बयान करूं, दोनों मुतालिक प्रिसीशन स्ट्राइक से। अमेरिका हमला करता है, इसराइल हमला करता है, तो नेवल बेस के बजाय वो मिसाइल या जो भी बम होता है वो जाकर गिरता है एक बच्चों के स्कूल पे, जिसमें बहुत सारी बच्चियां जो है वो शहीद हो जाती हैं। ईरान हमला करता है तो कयास ये है कि एक ऐसे रडार के ऊपर कि जिसका एक गोल सा एक वो जो उसका जो आउटर सिग्नल था या आउटर एंटीना था, उस पर जाके हिट करता है। तो क्या ईरान के पास प्रिसीजन पावर अमेरिका से बेहतर है? नहीं, प्रिसीजन पर नहीं है। ये जो ड्रोन है ये बहुत एक्यूरेट है। आप हैरान होंगे शायद कि अमेरिका भी अंडर लाइसेंस बनवाना चाह रहा था ये शायद ड्रोन। आप अच्छा। शायद हैरान होंगे कि जो यूक्रेन की जंग है उसमें रूस ने इनसे अंडर लाइसेंस भी और वैसे भी एक्सपोर्ट किए हैं ईरान ने यही ड्रोन। ये लो कॉस्ट है, एक्यूरेट है, और जाहिर है स्वार्म करता है या सैचुरेट कर देता है। अब आपने स्कूल की बात की तो मैं एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं। अमेरिका में एक दफा मैं जा रहा था एक गाड़ी में, तो एक रेजिडेंशियल एरिया से गुजरे, वहां बोर्ड लगा हुआ था। जरा रिलेट कर पाइएगा कि अमेरिकी अपने बच्चों के बारे में कितने सेंसिटिव हैं और ईरानी बच्चों के बारे में कितने सेंसिटिव हैं। उस पर बोर्ड पर लिखा हुआ था स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर,
डेफ चाइल्ड इन द एरिया। जरा विजुलाइज करें कि एक डेफ बच्चा इधर है जो हॉर्न नहीं सुनेगा तो स्पीड कम करें। अपने बच्चों के बारे में, एक डेफ चाइल्ड के अंदर के बारे में आप इतने सेंसिटिव हैं, तो इधर आपने 160-70 बच्चियों को शहीद कर दिया, तो आपको कम अज कम नदामत होनी चाहिए थी। कम अज कम आपको रिग्रेट करना चाहिए था कि ये मिसफायर हो गया या कुछ हो गया, या हमसे गलती हुई, या हम खानदानों से अफसोस का इजहार करते हैं। एथिक्स मोरालिटी उधर भी नहीं है। और हैरान कुन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आज तक कंडेम नहीं किया वजूहात, हम सब जानते हैं कि क्यों नहीं किया। अच्छा सर, एयर स्पेस बंद है अब खलीजी ममालिक की, एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, कतर बंद है, अबू धाबी की जो एयरलाइन है इत्तेहाद वो बंद है, एमिरेट्स बंद है। इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं कि जो जाहिर है कि हमारी एयर स्पेस के अंदर भी सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इन्हीं की होती हैं, अगर आप नंबर उठा के देखें कराची और इस्लामाबाद से। तो ये एयर स्पेस बंद करना मकसद था, क्योंकि जिस वक्त एमिरेट्स ने फ्लाइटें रिज्यूम की उस वक्त जो है वो कुछ देर बाद जो है, मतलब उसके कुछ देर के अंदर जो है वो एक वहाँ पे आके ड्रोन का अटैक हुआ एयरपोर्ट के करीब। तो क्या ईरान के मद्देनजर ये है कि ये फ्लाइट्स ना चलें जिससे नुकसान हो और फिर ये जो इनकी चीखें निकलें? देखिए बाद ईरान के पास ऑप्शन बड़ी महदूद है। ईरान एक तो कॉस्ट बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा उसकी कैपेसिटी तो है नहीं। जिस तरह वो हर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, इवन स्पोर्ट्स स्टेडियम को तबाह कर रहे हैं अमेरिकी और इजरायली, तो इसके पास तो ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि इजराइल में हर स्टेडियम को तबाह कर दे या पब्लिक सेक्टर की चीजों को तबाह कर दे या किसी स्कूलों को उड़ा दे। तो ईरान के पास ऑप्शन बड़ी महदूद है। ईरान के पास टारगेटिंग स्ट्रैटेजी उस पॉइंट ऑफ से मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एथिकली सपोर्ट नहीं कर रहा अटैक को। एथिक्स होते तो फिर जानना होती, एथिक्स नहीं है तो यहां तक पहुंच गए। ये दो मुल्क जिन्होंने हमला किया हुआ उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हमला करने वालों के पास है न्यूक्लियर वेपन, जिस पर कर रहे हैं उसके पास अभी शक है कि होगा। ये स्ट्रेंज बात है दुनिया की। एनीवे, जो आप बात कर रहे हैं कि ईरान के पास ऑप्शन सिर्फ ये है कि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट उन पर इंपोज करे जिन्होंने हमला किया डायरेक्ट, और उन पर भी इकोनॉमिक वार करे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वॉर जनरेशन के अंदर ये बेसिस क्योंकि कर रहे थे, इतने सालों से यहां पे हैं, तो ईरान ने ये नहीं किया कि 500 मिसाइल मार दिए हों दुबई एयरपोर्ट पर। उन्होंने सिंबॉलिक स्ट्राइक किया है, उन्होंने एलिमेंट ऑफ फियर क्रिएट किया है, उन्होंने एलिमेंट ऑफ पैनिक और अपना हौसला और रिजॉल्व दिखाया कि हम आपको हिट करके यहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये आप बैकग्राउंड देखें कि उसके पास इकोनॉमिक कोलैप्स इनडायरेक्टली तरीके से कर रहा है। वो 50 की जगह 200 मिसाइल भी मार सकता था। और अमेरिका ने बड़ा सेलिब्रेट किया परसों के जनाब 85% ड्रोन की फायरिंग में कमी आ गई है। तो मैं उस पर हंस रहा था कि ईरान को जरूरत क्या है, अगर उसने एक एयरपोर्ट बंद करना है तो वो एक दिन उसने पैनिक क्रिएट किया, उसके बाद अगर वो कंटिन्यूस रोजाना की बुनियाद पर क्यों करे? उसको पता है कि ये फ्लाइंग यहां से नहीं हो सकती, एयरलाइनें ग्राउंड हो जाएंगी, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। आई थिंक ईरान अपने मकसद में मिनिमम फोर्स अप्लाई करके मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट अपने लिए लेने के लिए कामयाब हो गया। सर मैं दो सवाल आपसे करना चाहता हूँ, एक एक करके कर लेता हूँ। बड़ा टेक्निकल सवाल है, F-15 कैसे तबाह हुआ कुवैत के अंदर, जिसको फ्रेंडली फायर करार दिया? आप अगर उसकी तहकीकात करें या आपको जितनी भी मालूमात हो उससे अगर आप उसका एनालाइज करें तो आपको क्या लगता है फ्रेंडली फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो जाता है? इसी तरीके से जहाज इतने वनरेबल होते हैं, इतने महंगे महंगे जहाज कि जो फ्रेंडली फायर में तबाह हो जाए जब आप कुवैत में उड़ ही रहे हैं। देखिए बात, ये 1960 में जहाज बना था पहली दफा, आप अंदाजा लगाइए। ये जो F-15E जो तबाह हुआ है ये 1980 में मैन्युफैक्चर किया गया था। तो इसको उड़ते हुए भी आप सोच लें कितना साल हो गए, तकरीबन 45-50 साल होने वाले हैं जहाज को उड़ते हुए। और एक दिलचस्प बात यह है कि आज तक किसी भी कॉम्बैट के अंदर ये जहाज तबाह नहीं हुआ, ये पहली दफा तबाह हुआ। ये भी देखिए तरह F-15 इतना रिलायबल सिस्टम है कि इजराइल का एक दफा एक विंग पूरा उड़ गया था, मिड एयर हो गया था, दो जहाज आपस में टकरा गए थे। ये इतना रिलायबल और इतना एरोडायनामिकली साउंड जहाज है कि इजराइल के एक जहाज का विंग पूरा उड़ गया था तो फिर भी वो लैंड कराने में पायलट उसको कामयाब हो गया था। अच्छा। थ्रस्ट की बुनियाद पर, इंजन की बुनियाद पर। तो इतना रोबस्ट जहाज है, मैं कहना ये चाह रहा हूं। उसके बावजूद आपने पहली दफा खुद शूट कर दिया। जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि फ्रेंडली फायर मैं एक मानने को तैयार हूं। देखिए फ्रेंडली फायर का मतलब ये होता है कि आपने दुश्मन समझकर अपने जहाज को मार दिया। वो होता है पैनिक की वजह से, एक एलिमेंट ऑफ एंजाइटी होती है जंग की, फॉग ऑफ वॉर होता है, डाटा इनकम्प्लीट होता है, टाइम कंप्रेस्ड होती है सिचुएशन, तो एक एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन होती है। एक आपको सर यहाँ पे मैं कता कलामी की मुझे मादत दीजिएगा सर, कॉम्बैट तो कोई चल नहीं रहा था। कौन सी ईरान की कौन सी एयरफोर्स उड़कर वहां पे आ गई थी, कोई डॉग फाइट चल रही थी, उसके अंदर आपने जो अपने फ्रेंडली फायर कर दिया। मेरा ख्याल है एयर स्पेस तो क्लियर थी, कोई थोड़ा बहुत खतरा तो जाहिर है होता ही है मिसाइल शिजाइल का या ड्रोन का, कोई ऐसी डॉग फाइट तो नहीं थी। और ये अमेरिका के तैयारे हैं सर, ये कोई अनाड़ी पायलट नहीं है कि आपके जिनका जहाज है वही उड़ा रहे हैं।
नहीं नहीं, मैं कॉम्बैट डॉग फाइट को नहीं कह रहा था, मैं हालत जंग को कह रहा था। चले मैं उस तरह अगर मैंने ये प्रश्न दिया, मैं कॉम्बैट का मतलब ये नहीं था डॉग फाइट। कॉम्बैट का मतलब ये है कि दो मुल्कों के दरमियान जंग है, कोई किसी को भी मार सकता है, कोई क्लोज ऑन हो सकता है, कोई सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये नहीं, पीस नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब अमन नहीं है इस एरिया में, चाहे वो मिसकैलकुलेशन हो, तो 3 जहाजों को मारना बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। और अगर ये वाकई उन्होंने मारा है, पहले तो मेरा ख्याल ये था कि शायद ईरान ने कोई S-300 मिसाइल ले ली है, जो रूस से उनका एग्रीमेंट हुआ था इवन जून 2025 के कॉन्फ्लिक्ट से पहले का, वो इनको डिलीवर नहीं हुए थे। वो थोड़ा डिस्प्यूट था, इनको ट्रेनिंग वहां देंगे या इनके ऑपरेटर उड़ाएंगे तो उनके जाएंगे, वो कंफ्यूजन वजह से डिले हुआ था। मैं समझ रहा था कि 7 महीनों में शायद ईरान को उसने दे दिया हो, तो उसने S-300 से मारा हो, वो बड़ी लाइकली थी बात। लेकिन अगर अभी तक क्योंकि ईरान ने सब्सटैंशिएट नहीं किया इस बात को, सिर्फ क्लेम किया था, तो मेरा ख्याल है अगर फ्रेंडली भी है तो और ज्यादा अफसोसनाक बात है कि अमेरिका ने पिछले 30 सालों से इन एरियाज के अंदर अपने अड्डे लिए ही इसलिए थे कि जब वक्त आएगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो बजाय अमेरिका इनको प्रोटेक्ट करता, उनको अमेरिका को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है और खुद हिट लेनी पड़ रही है या डैमेज लेना पड़ रहा है। एक बात, जीसीसी के ये ममालिक 1981 के वो हैं, एक मेंबर है आपस में सारे के सारे, जहां पे है आज तक इन्होंने अमेरिका से फाज साहब जितनी डील की है बेसिस के बारे में, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, सब ने इंडिविजुअली डील्स की हुई है। आप हैरान होंगे कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क के बारे में नहीं पता कि बहरीन में अड्डा जो है अमेरिका का वो क्या किस टर्म पर चल रहा है, तो उन्होंने ज्वाइंटली डील नहीं की थी। तो कमिंग बैक टू इट, आई थिंक मैसिव कंफ्यूजन है या लैक ऑफ ट्रेनिंग है कोई या इन्होंने सिर्फ इतना सिंबॉलिक किया हुआ था कि उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया हुआ था एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर, कोईती एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को और पायलट्स को, इस वजह से मिसहैप हुआ है। लेकिन वे फॉरवर्ड मेरा ख्याल है इस हर बुराई में से जो अच्छाई निकलती है वो ये है कि अब इन तमाम जीसीसी मुल्कों को रियलाइज करना चाहिए कि मिलकर अमेरिका से कहें कि आप हमारे लिए एसेट नहीं बल्कि आप लाइबिलिटी थे पूरी जंग के अंदर, तो आप तशरीफ ले जाएं। और अगर वो नहीं तशरीफ ले जा रहे तो फिर ऐसी टर्म्स करें कम अज कम जिससे ये तय करवा लें कि आप यहां से लॉन्च करके किसी मुसलमान मुल्क पे हमला नहीं करेंगे। ठीक। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल वो जो मैंने आपसे पहले कहा था कि वो भी आपसे रेलिवेंट है, इंडिया के साथ सर क्या हो रहा है? पहले जो है वो एयर डिफेंस जो एयर शो था दुबई का, वहाँ पे उनका जहाज़ तबाह हुआ, फिर सुना है वो फ्लीट ही पूरा का पूरा जो है वो जो घर पे बनाते बनाते वो जहाज़ का फ्लीट ही ख़त्म हो गया। वो तो एक पुरानी डिस्कशन होगी, लेकिन अभी एक उनका Su-30 जो है वो गिर के तबाह हो गया। सर ये किस वजह से हुआ? ये नॉर्मल सी बात है, हो जाता है ऐसे दोनों पायलट बीच में काम आ जाए? नहीं, बहुत कम इस तरह होता है। एक्सीडेंट तो चले बहुत नॉर्मल बात है, फ्लाइंग इतना डेंजरस या एक चैलेंजिंग है सिचुएशन या एक प्रोफेशन है जिसके अंदर रिस्की फैक्टर है बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया का एक रिकॉर्ड बहुत अजीबोगरीब सा है, वो मैं आपको एक सिर्फ जहाज के रेफरेंस से पेश कर देता हूँ, बेहतर समझ पाएंगे और मैं उसको वजह बाद में बताऊंगा। देखिए, अभी जो MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन आखिरी रह गए थे, उन्होंने सितंबर में ग्राउंड किए हमारे मार्के के बाद, ये आखिरी 2 स्क्वाड्रन थे MiG-21 के। MiG-21 इंडिया ने तकरीबन 850 जहाज इंडक्ट किए हैं पिछले तकरीबन 55 सालों में, 60 सालों के अंदर। तमाम में से 850 में से 400 क्रैश किए। अच्छा। उसमें से 200 पायलट इंडियन अपनी जान से गए, जहाजों के साथ चले गए। 30 सिविलियन, 30 इनोसेंट सिविलियन भी जमीन पर मारे गए। ये मैं सिर्फ आपको MiG-21 का डाटा बता रहा हूं कि आधा फ्लीट क्रैश हुआ, 850 में से 400 जहाज क्रैश। ये वही फेमस जहाज है जिसके बारे में कहा जाता था कि विडो मेकर है या फ्लाइंग कॉफिन है। तो अब मैं लिंक कैसे कर रहा हूं, मैंने क्यों मिसाल दी है, मैं इसलिए अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि ये जहाज और नेशंस इस्तेमाल कर रही हैं, क्या वहां पर भी इतना ही रेट है फैटल? कहां पे जी? सॉरी, दोबारा सवाल। जो और नेशंस इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे रशियन साख्ता ये जहाज है, तो क्या रशिया में भी यही रेट है? नहीं, मैं बिल्कुल रेट नहीं है, दुनिया में भी नहीं है। Su-30 बड़ा पोर्टेंट जहाज है। मैं अब उस पे आ रहा था जो मैंने मिसाल MiG-21 की दी थी, मैं लिंक करना चाह रहा था कि ये एक्सीडेंट बाकी जहाजों पे क्यों थे। हुआ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड 43 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स। इस वक्त उनके पास कोई 32-33 मुश्किल से स्क्वाड्रन है, यानी वो डिप्लीट होते जा रहे हैं क्योंकि तेजस ऐड नहीं हुआ। तेजस ने तकरीबन 300-400 जहाज बनकर रिप्लेस करना था, वो नहीं आया, तो जहाज नए ऐड नहीं हुए, तो स्क्वाड्रन रिटायर होते गए। इसी वजह से मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स में एक कल्चर बन गया कि आप किसी तरह कैनलाइजेशन करके स्पेयर पार्ट्स बदल के, अगर आज इसका लैंडिंग गियर खराब है तो दूसरे जहाज का जिसका इंजन उतरा हुआ है उसका पहिया दूसरे में लगा दें। ये कैनलाइजेशन गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में तो हम करते हैं, लेकिन जहाजों में इस तरह नहीं होता। तो इंडिया में बहुत ज्यादा कैनलाइजेशन का एयरफोर्स में ट्रेंड है कि किसी तरह मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके, टेम्पररी अरेंजमेंट करके जहाजों को उड़ाया जाए। उससे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, स्पेयर पार्ट्स टाइम पे नहीं बदलते, बहुत ज्यादा एक मेंटेनेंस के अंदर इजी लिया जाता है कि इसको एक्सटेंड करके चला दें। जिसका इंजन 100 घंटे बाद ओवरऑल होना था उसको 125 पे कर दिया क्योंकि इंजन अवेलेबल नहीं है, तो उसी को उड़ाते रहे। तो जब आप एक प्रैक्टिस के तौर पे करना शुरू कर दें या ऑफिशियली ऑथराइज कर दें, तो वो एक न्यू नॉर्म बन जाता है।
जिसकी वजह से आपकी मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आप हैरान होंगे कि इंडिया की ओवरऑल सर्विसेबिलिटी इज क्लोज टू 55 to 58%, जिसका मतलब ये है कि अगर उनके एयरबेस पर 100 जहाज होंगे तो किसी एक गिवन टाइम पर तकरीबन 55-58 जहाज जंग के लिए तैयार होंगे, बाकी मेंटेनेंस पर होंगे या ग्राउंडेड होंगे। तो ये इटसेल्फ आपको हेल्थ बताती है एक फ्लीट की, इतनी ज्यादा मेंटेनेंस इंसेंटिव एयरफोर्स है, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। और उसकी बैकग्राउंड वजह वही है जो मैंने बताया कि जहाजों ने इंडक्ट नहीं किया। तेजस जहाज जो इस वक्त 40 सालों में 40 जहाज है, पाक फ़िज़ाइया ने, मैं कई दफा बात कर चुका हूं, 40 सालों नहीं 30 साल बाद शुरू किया था। अब हमारे पास तकरीबन 200 के करीब JF-17 थंडर है।